अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर प्राइसेस के बारे में बताएं, सोलर पैनल की प्राइसेस क्या चल रही हैं और साथ में बिजली के निर्खों के भी बात करें। यार बिजली के प्राइसेस दोबारा ऊपर को जा रही हैं, पता नहीं किस किस्म के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और ये सिलसिला तो रुक ही नहीं रहा। हम पिछले 2 से 3 सालों से एक ही बात कर रहे हैं कि कहीं तो आके बात रुकनी है या ये अनगिनत एक आपके पता स्फेयर है कि जितना मर्जी बढ़ा लें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी पैसे ले लें बिजली के बिलों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई पूछने वाला है ना कोई समझ है। बस आज 2 रुपये बढ़ा दो, जब फेब के लिए 7 रुपये बढ़ा दो, अगले महीने 15 रुपये बढ़ा दो और बस बहाना क्या। वो जी पिछले महीने जो हमने बिजली बनाई थी ना वो ज़रा इम्पोर्टेड फ्यूल से बना ली थी इसलिए महंगी हो गई, तो आप एक काम करें 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बना दें। अब देखने में 8 रुपये कम है यार, पर जिस फैक्ट्री के 2 लाख यूनिट चल रहे हैं उसको आप कह रहे हैं तुम 16 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि मेरी गलती है कि मैंने बिजली महंगी बना ली थी। कैसे चलेगा ये इसी मुल्क में होता है या सारी दुनिया में यही हिसाब किताब है? अच्छा देखिए, पहले आपने रेट्स का पूछा था। सोलर पैनल्स के रेट्स करंटली 37 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं और 37 से लेके 49 और 51 रुपीज़ तक जा रहे हैं। इसमें अगेन मैटर करता है कि क्वांटिटी कौन सी है, क्वांटिटी क्या है और सोलर पैनल्स कौन से हैं। बट मिनिमम ब्रांड न्यू पैनल्स की बात हो रही है और टीयर 1 की लिस्ट की बात हो रही है। टीयर 1 की लिस्ट से हट के बात नहीं हो रही और फेक पैनल्स की बात नहीं हो रही। फेक पैनल्स हो सकता है आपको और कम में भी मिल रहे हो, बट वो तो क्या मिल रहा है वो तो किसी को नहीं पता। 500 लिखा हुआ और हो 400 तो वो तो हम बात ही नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी जनरली नॉर्मल ब्रांड न्यू पैनल्स टीयर 1 के विद 25 ईयर वारंटी जो स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चाइना में, 37 रुपीज़ पाकिस्तान में मिल रहे हैं आपको। 37 से लेके 49 और 51 रुपीज़ तक मिल रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी प्राइसिंग है। अगर आप अपनी ROI में कैलकुलेट करें तो अगर आप एक ऑन रेट सिस्टम लगवाते हैं विद एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगवाते हैं, 15 से 16 महीने में आपकी सारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाती है। विद एलिवेटेड स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है। अगर आपके पास रूफ टॉप मौजूद है जहाँ पे RCC छत है, प्लेन लेवल ग्राउंड है या फिर मैदान है जहाँ पे आप लगा सकते हैं, तो आपकी जो लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन है वो और कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आपकी ROI 2-3 महीने और कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप वर्टिकली काम कर रहे हैं और रूफ टॉप पे कर रहे हैं और एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो 2 महीने ज़्यादा लग जाएंगे आपको। बस ये फ़र्क आएगा, को बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्चा आपका नहीं होएगा। उसमें फ़ायदा ये है कि आपने वर्टिकली लगाया तो नीचे की सारी जगह आपकी ठंडी भी हो गई और आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो 14, 15, 16 महीने की ROI इज़ एन एक्सीलेंट ROI। मतलब इससे अच्छा करना ही कुछ नहीं है। 16 महीने तो वैसे ही गुजर जाते हैं। अरे यार भाई आपको हर रोज की बचत हो रही होती है। 2 महीने हो गए हैं, छोड़े ना ROI को, हर रोज की बचत हो रही होती है ना। जो आज मैंने 100 यूनिट बनाऊंगा उसकी बचत तो मुझे आज ही हो गई ना। ऐसे ही मुझे तो मिल गए ना, जो मैंने पैसे लगाए थे मुझे तो फायदा हो गया उसका। और सिस्टम की लाइफ 25 ईयर्स है। तो जहाँ 16 महीने में आपने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो सारी आप पुल बैक करके रिटर्न कर सकते हैं। तो उसके बाद 25 ईयर्स में से 1.5 साल निकाल दें तो 23.5 साल जो बचते हैं वो सारे के सारे आपके फ्री हैं। और उसमें आप वो सारी की सारी जो आपका बिला वजह का एक्सपेंस था आपने उसको जीरो कर लिया है। सोचने में आपको लगता है क्या किया होगा मैंने, कौन सा कुछ बचा लिया होगा, लेकिन जब आप इसको बड़े स्केल पे लेके जाते हैं, आप 10 मेगावाट का प्लांट लगवाते हैं, तब आपको फील होता है कि मैंने प्रॉपरली कुछ किया है। ठीक है, प्रॉपरली सेविंग मैंने करी है। क्योंकि काम आपने कुछ भी नहीं किया ना। एक्चुअली एक तो होता है कि सेविंग ऐसे करी कि सस्ता खरीदा, गए हमने उसमें इतना वर्क किया, इतना एफर्ट डाला, इतनी मशीनें, हमने इतनी बार्गेनिंग करी और हमने इतनी मशीनरी से उसको ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेके गए और फिर वो मशीन में फॉल्ट्स आए और हमें हर दफा ये प्रोसेस रिपीट करना है या वो मैनुअल है, उनको समझाया। बिल्कुल प्रोसेसेस को मेंटेन करवाने के लिए एक टीम बैठी हुई है, एक फौज बैठी हुई है जो सारी चीजों को मेंटेन कर रही है। यार एक इतनी सी एग्जांपल ही ले लेंगे, बिजली का बिल कम करना हो तो बिजली जो एक्स्ट्रा लाइटें बंद करवाने के लिए कितना जोर लगवाना पड़ जाता है। या तो 2 बंदे रखे, अगर आपका एक बड़ा कोई हॉस्पिटल है या बड़ी एक आपकी टेक्सटाइल मिल है, आप 2 बंदे रखें यार, हर वक्त देखते रहना कोई बिजली एक्स्ट्रा तो यूज नहीं हो रही। या आप रोज को उनको माइंडसेट चेंज करा रहे हो, तुम उन्होंने बिजली जाया नहीं करनी, बिजली क्लिक के लगा रहे होंगे। एक तो ये तरीकेकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप ऑटोमेटिक लाइटिंग करवा लें और ऑटोमेटिक चीजों को करवा लें, जो जब बंदा ही ना हो तो ऑटोमेटिक चीजें ऑफ हो जाएं, तो उसमें आपका कोई एफर्ट नहीं लगा, वो चीजें ऑटोमेटिक हो गई, पैनल्स लगा लिए। और तीसरा सबसे बड़ा काम यह कि आपने एनर्जी जनरेशन की तरफ चले गए। जाया तो करना ही नहीं है ना, वो भी फ्री वाली। हाँ, एनर्जी जनरेशन भी आपने रिन्यूएबल्स के थ्रू करी। एनर्जी जनरेशन करना कोई मुश्किल नहीं है। डीजल का जनरेटर अभी जाए खरीद के लाए, नहीं बिक रहा ना, आप ले आए, कौड़ियों के दाम मिल जाएगा आपको। उसमें पे डालें, हर रोज डीजल डालें, उसमें भर भर के डीजल डालें और हर रोज फूकें। 30 दिन नहीं गुजरेंगे। बिल्कुल। वो जो डीजल है ना, वो जो डीजल की कॉस्ट है वो जनरेटर की कॉस्ट को ऐसे मात दे चुकी होगी। ऐसी है। और दूसरे महीने आप बोलेंगे इससे बेकार आइटम ही कोई नहीं है। आप फिर और कोड़ियों के दाम बेचेंगे। फिर वो बिकेगा ही नहीं, वो कहाँ बिकेगा, कबाड़ियों को बेच के आएंगे आप, लोहे का किलो के दाम बिकेगा वो। तो
अगेन जब आपकी उसकी रनिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट की कॉस्ट से ऊपर निकल जाएगी तो फिर आपको अंदाजा होगा कि कहाँ 16 महीने में सोलर की ROI निकल रही थी और अगले 23.5 साल मैंने फ्री में चलाने थे, और इधर मैंने पहले महीने सस्ता जनरेटर खरीद लिया है, बट अब अगले साढ़े 24 साल जो है वो अजियत के साल ही है, क्योंकि अब उसमें फ्यूल डालना है और फ्यूल खरीद के डालना है। नहीं 24 साल लाइफ साइकिल नहीं होती है जनरेटर की। फर्ज करें एक तो जनरेटर की 4-5 साल भी निकाल गया तो उसके बाद खत्म हो जाता है वो। अच्छा, दूसरा आपने पूछा था कि देखें टैक्सेशन का मामला, तो टैक्सेशन तो अब ये स्टेट लेवल के मसाइल हैं, वो तो टैक्स लेने के पूरे मूड में है। अब इसमें 2 मसले और भी हैं। अब आप देखें पिछले काफ़ी टाइम से डॉलर की प्राइस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रही, बट ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और ये बाकी एडजस्टमेंट चार्जेस, यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स और बाकी पता नहीं कौन कौन सी एडजस्टमेंट लगाते रहते हैं बिलों के अंदर। पहले बहाना ये होता था कि जी डॉलर महंगा हो गया है तो हमारे फ्यूल कॉस्ट हमारी चेंज हो गई थी, हमें पता ही नहीं लगा, हमने महंगा फ्यूल से आपको बिजली बढ़ा के दे दी। पहले तो यही बात समझ नहीं आती। आपके रियल टाइम में प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते, आप एनर्जी जनरेशन रियल टाइम में नहीं कर रहे होते, या आपने पर्चों पे लिखा हुआ है कि चलो यार एक खाता खोलते हैं, एक रजिस्टर में नोट कर लेते हैं, इस साल हमने इतने टन जो है फ्यूल मंगवाया है और इस इतने टन फ्यूल को जला के बिजली बना के दे दिया करेंगे। हिसाब 6 महीने बाद कर लेंगे, कैलकुलेशन 6 महीने बाद कर लेंगे कि कितना फ्यूल पड़ा था हमें और कितनी कॉस्ट हमें आई थी उसको बनाने में। अगर तो ऐसे चल रहा है निज़ाम फिर तो समझ आती है बात, तो ऐसी का तो फिर तो ठीक है, फिर तो यूनिफॉर्मली क्वार्टरली एडजस्टमेंट बनती है, चलती है, सालाना एडजस्टमेंट भी चलती है। फिर तो क्या कभी मामला खत्म ही नहीं होगा। 100 साल बाद भी पिछले 100 साल का हिसाब खोल के बैठ जाएंगे कि 2021 में हमने बिजली इतनी गलती से सस्ती बेच दी थी, तो 2121 में बैठे हुए हिसाब कर रहे होंगे कि वो सारा का सारा अब हमें जो कैलकुलेशन है वो रिवाइज करनी पड़ेगी। तो ये तो एक बिल्कुल एक बेवकूफ़ वाला निज़ाम है, ऐसे तो नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं तो अपने कैलकुलेशंस को मेंटेन रखना पड़ता है। नाअहली आपकी है एज ए जनरेटर कि आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे और फिर आप बोल रहे हैं कि पिछले 1 साल पुराना भी हिसाब करेंगे। अच्छा, अब देखो ना इस सारे सिनेरियो में इट्स वेरी इजी टू ब्लेम द गवर्नमेंट और इट्स वेरी इजी टू ब्लेम द अदर पर्सन कि यार उसकी नाअहली है, तो हमारी क्या नाअहली है। अब ये तो सारा है ही है ना, ये इसको आप एज अ गिवन ले लें कि स्टेट ने आप पे टैक्स लगाना ही लगाना है, आप पे जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लगना है वो लगता ही रहना है, वो कभी खत्म ही नहीं होना। आप ये समझ लें ये होता ही रहना है और टैक्स लगता ही रहना है। और आज 70 रुपए का अगर आपको यूनिट लग के आ रहा है तो ये 170 का हो जाएगा अगले 6 महीने में, 200 रुपए का हो जाएगा अगले 8 महीने में, 200 रुपए का आपको यूनिट घर पे आएगा, या आपकी फैक्ट्री में आएगा या आपके कमर्शियल स्पेस पे आएगा। अब आपके पास सोल्यूशन क्या है? 2 ही सोल्यूशन है। एक तो ये कि बिजली कटवा दें, अंधेरे में चले जाएं। अंधेरे में जाने का फ़ायदा ये है कि बिजली का बिल देना ही नहीं। नुकसान ये है कि काम भी कोई नहीं कर सकते, बिजली के बगैर तो कोई काम नहीं होता ना, आपका एक कंप्यूटर भी ऑन नहीं होता बगैर बिजली के। दूसरा हल ये है कि आप फिर ऐसा कोई रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट करें। अगर आपने कोई ऐसा रिन्यूएबल इजाद कर लिया है कि जो फ्री में बनता हो और आप उससे बिजली निकालते हो तो फील फ्री टू मेंशन, ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो। अभी करंटली मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसमें सोलर नंबर 1 है रिन्यूएबल्स में, कि जिसकी मूविंग पार्ट सबसे कम है, कॉस्ट नॉर्मल सी है और रेडिली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं। ग्लोबली शिफ्ट जो सारा आ रहा है वो सोलर की तरफ आ रहा है। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अगर आप कराची में जाएंगे तो जब सूरज पड़ता है तो पूरा कराची पे पड़ता है, लाहौर पे पड़ता है तो पूरे लाहौर पे पड़ता है, पाकिस्तान पे पड़ता है तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के मेजॉरिटी एरियाज में सूरज पड़ रहा होता है। जो बाकी रिन्यूएबल्स की सोर्सेज हैं वो बहुत लोकेशन सेंट्रिक हैं। अगर पानी का एक डैम है, पानी का एक दरिया है या नदी है, तो वो कराची के थ्रू नहीं गुजर रही, वो हर एरिया के थ्रू नहीं गुजर रही। मैं अगर एक घर में बैठा हुआ हूँ तो मैं उस पानी को यूटिलाइज नहीं कर सकता, बिल्कुल मेरे घर के साथ से नदी नहीं गुजर रही। और इसी तरह किसी की फैक्ट्री के साथ नदी गुजर सकती है, लेकिन 1000 फैक्ट्रियों में से एक के साथ नदी गुजर रही होगी और बाकियों के साथ नहीं गुजर रही, तो वो हाइडल को यूटिलाइज नहीं कर सकते। और यही इशूज विंड के साथ भी है। बहुत सारे रीजन्स है जो विंड के लिए बहुत आइडियल है, वहाँ लगनी चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी एरियाज जो आइडियल नहीं है फिर वहाँ नहीं लग सकती। बट सोलर एक ऐसी यूटिलिटी है कि आप हर जगह लगा सकते हैं जहाँ सन पड़ता है। पाकिस्तान में तो सन वाफिर पड़ता है। आपने अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करनी है, कॉस्ट कम हो चुकी है, काफ़ी कम हो चुकी है, इतनी कम हो चुकी है कि 15 से 16 महीने के अंदर आप जो पूरा प्रोजेक्ट, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसके लिए जितनी भी सोलर सिस्टम लगवाते हैं वो 15-16 महीने में आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न करके दे रहा होता है। कैलकुलेशन सेम फॉर 10 किलोवाट और 1 मेगावाट सिस्टम, आरओआई जितना सेम ही होती है। बिल्कुल से, जितना ऊपर जाते हैं उतनी कॉस्ट और कम होती जाती है, तो आरओआई और बेहतर हो जाती है क्योंकि 10 किलोवाट में जो आपका इन्वर्टर कॉस्ट होती है, बाकी चीजें होती हैं, वो कंपैरेटिवली महंगा पड़ रहा होता है। जितना बड़ा प्लांट लगाते हैं उतनी ज्यादा कॉस्ट कम हो जाती है आपकी। ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड
जो बड़ा प्लांट होता है उसमें कॉस्ट कम होती है, बट उसमें आपका जो यूनिट का रेट होता है उसमें भी थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है। कमर्शियल एंटिटीज को आजकल सबसे ज्यादा महंगा यूनिट लग के आ रहा है, 70-80 रुपीज का यूनिट भी लग के आ रहा है, बहुत सारी जगह पे 90 प्लस का भी आ रहा है टैक्सेस मिला के। बट कमर्शियल जो इंडस्ट्रियल स्पेसेस है वहाँ पे 50 से 60-65 रुपीज तक का आ रहा है। तो अगेन ये तो स्टेट के फार्मूलाज हैं जिसके तहत वो बिजली बेच रहे हैं, को बहुत जस्ट फार्मूलाज नहीं है, बट हैं फार्मूलाज तो हैं। तो इसी हिसाब से जब आप सोलर के थ्रू अपनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो आपका तो बिल या तो नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर आप ग्रिड के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप जुड़े रह सकते हैं, बट आप उसी सिचुएशन में आप अपनी कंजम्पशन को जीरो कर सकते हैं। आपने ये ज़हन से निकाल देना है कि सोलर सिस्टम लगाने का मकसद है कि ग्रिड को हम मिल के बिजली बेचेंगे और फिर उसी से कमाएंगे, और फिर फिर उससे कमाएंगे। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो लोगों ने दिमागों में डाल लिया है। यार ये वापडा हमें चेक देगी आखिर में महीने के, मतलब भाई वो चेक आपसे अभी आपको चेक देती है, वो है आप उससे बिजली कंज्यूम करते हैं, वो क्या माफ कर देती है कि चलो तुमने 40,000 की बिजली खरीदी मुझसे, 40,000 रुपए की या 40 लाख रुपए की बिजली खरीदी, चलो नहीं लेते इस दफा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना ऐसा। तो फिर आप उल्टी तरफ क्यों चले जाते हैं कि महीने बाद जब मैं सोलर लगवा लूंगा तो मैंने बड़ा एहसान किया वापडा के ऊपर, अब वो मुझे 40 लाख रुपए का चेक काट के देगी। वो तो अभी लेने के पीछे पड़ी हुई है आपके, उल्टा आप चल पड़ते हैं कि अब वो आपको दे। अगर आप ले सकते हैं उनसे तो लें, बिल्कुल लें, बट अभी तक तो फॉर्मूला नहीं निकाला है कि जिसमें वो आपको बेचे और आपको वो पैसे दे। तो आप वेट करते ना, आप उस फॉर्मूला का वेट करें, तसल्ली से वेट करें। हो सकता है 5-8 साल बाद जब आप उनसे को 8-10 करोड़ रुपए की बिजली खरीद चुके हो, उसके बाद वो फॉर्मूला आया हो कि जिसके तहत आप उनसे पैसे ले सकते हो। अभी तो ये फॉर्मूला नहीं है। बाकी करंटली जो लोग अभी बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि उतना प्लांट लगवाएं, उतना सिस्टम लगवाएं कि जिसके थ्रू उनकी सेल्फ कंजम्पशन ख़त्म हो जाए। सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जब काम, और शाम को जब 5 बजे तक काम होता रहे फैक्ट्री में, तो वो जो कंजम्पशन है उनकी सारी की सारी सोलर पे मौजूद है। और 5 बजे ऑटोमेटिक शिफ्ट होके वो वापडा या कि इलेक्ट्रिक पे आ जाए, क्योंकि रात की बिजली अभी हजम नहीं होती कि हम अपनी 24 आवर्स एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल कर ले। सिर्फ हाजमे का मसला है, सिर्फ हाजमे का मसला है, सोल्यूशन का मसला नहीं है। जब ये हाजमे में ये कैपेसिटी पैदा हो जाएगी कि हजम ये बात हो रही होगी कि हम 24 आवर्स ऑफ द ग्रिड जा सकते हैं अपनी इंडस्ट्रियल स्पेस के अंदर, तब उस सोल्यूशन पे भी बात कर लेंगे। तो वो रेजिडेंशियल में ही हजम नहीं हो रही, तो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। यही बात है। तो अभी तो बड़ा हाजमे का मसला चल रहा है, और जब वो बात हजम होना शुरू हो जाएगी तब उस पर वर्क कर लेंगे। बाकी सोल्यूशन तो मौजूद है। अभी लोग जा रहे हैं, कंट्रीज जा भी रहे हैं, इंस्टॉलेशंस हो रही है मैसिव लेवल पे। यही ग्लोबली यही हो रहा है, क्योंकि जो एनर्जी क्राइसिस आया है वो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं आया, हमारे ऊपर हमारी अपनी नाअहलियों की वजह से भी आया है, और जो ग्लोबल शिफ्ट आया है वो भी आया है। मसला हमारा ये है कि हमने सोल्यूशन नहीं निकालना होता, हमने सिर्फ और सिर्फ रोना होता है और बस बोलना है कि हमें यहाँ से सब्सिडी मिल जाए, या फिर मुझे दे दो, कहीं से भी पकड़ के कर्जा पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, मुझे कम कर दो। बस आप कह रहे हैं कि मैं बिजली बनाऊंगा और फिर मैं बेचूंगा, और फिर मुझे वो बिजली जो मैंने बेची है उसके अगेंस्ट में मुझे चेक दे दो। बेशक आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं या आप 1 गीगावाट का सिस्टम लगवाएं, आप कहते हैं मुझे पैसे दे दो वापस। तो आप भी उसी लाइन में खड़े हुए हैं जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि मुझे सब्सिडी दे दो, आप कहते हैं मेरी बिजली बनाने के मुझे पैसे दे दो। आगे खरीदने वाला मौजूद नहीं है। निज़ाम के हालात आप देख लें कि जो बिजली वो बना रहे हैं उसका कोई कंज्यूमर मौजूद नहीं है, और आप बोल रहे हैं मैं जो थोड़ी सी बना रहा हूँ उसके भी पैसे मुझे दिलवा दो। मांग सकते हैं, मांगते रहे, मिलेंगे नहीं, क्योंकि पहले ही पैसे नहीं है, और वो पैसे जो जिधर जा रहे हैं वो भी सबको पता ही है। तो खैर, एज एन एंड यूज़र आप अपनी इंडस्ट्री को रिफाइन करने के लिए, सर्वाइव करवाने के लिए, अपनी कमर्शियल स्पेस को सर्वाइव करवाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। अपने एनर्जी के जो इनपुट्स है उसको आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, रिन्यूएबल्स की तरफ ले जा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि जहाँ मैं 100 यूनिट चलाता था आज मैं 50 यूनिट में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर दूंगा। 50 यूनिट कर सकते हैं आप, लेकिन फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, फिर आपकी इंडस्ट्री की जो वायबिलिटी है वो वैसे ही आउट हो जाएगी। जब आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा तो प्रॉफिट्स भी ऑटोमेटिकली उसके साथ कम हो जाएंगे। तो आपको प्रॉफिट्स तो बढ़ाने हैं ना, घटाने तो नहीं है। तो बढ़ाने का तो एक ही तरीका है कि फिर आप प्रोडक्शन को मेंटेन रखें या बढ़ाएं, बट रॉ मटेरियल्स जिसमें और ओवरहेड्स जिसमें एनर्जी आती है उसको कम से कम करें, और कम से कम करेंगे ही तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। और फिर जब मार्केट में दोबारा से स्टेबिलिटी आएगी और बूम आएगा तो फिर आपके पास तो बहुत मार्जिन होगा कि आपके तो ओवरहेड्स ही इतने कम होंगे कि आपके तो फिर मार्जिन्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाते हैं। बट अगेन ये सारी वर्किंग मुश्किल टाइम्स में ही करनी होती है। जब बूम आया हुआ होता है तब आप एनर्जी पे वर्क नहीं कर सकते, तब आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने ऑर्डर्स पूरे करने हैं। और फिर अब आपने ऑर्डर पूरे करने के चक्कर में आपने कम मार्जिन में भी ऑर्डर पूरा करना है और ज्यादा मार्जिन में भी पूरा कर सकते हैं। पहले से वर्किंग करी भी हो और अपने मार्जिन को बढ़ाया हुआ हो, बेशक वॉल्यूम आज नहीं हो आपके पास,
बट आपके पास अगर मार्जिन होगा तो कल को जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो वो सारा मार्जिन उस पूरी वॉल्यूम पे लागू हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर वो जो आपके पास एक अमाउंट, हेफ्टी अमाउंट बचेगा तो वो फिर ऑफ कोर्स आज से ज़्यादा होगा। बट अगेन समझ की बात है, अभी कम से कम ये करें कि सेल्फ कंजम्पशन पे ही रहें और उसको ही ख़त्म कर लें स्टेप 1 में। फिर इन द नेक्स्ट कमिंग स्टेजेस आप इसको एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकते हैं कि जिसमें आप अपनी की सारी 24 आवर्स ऑफ द ग्रिड जा सकते हैं। कोई अनहोनी बात नहीं है। जैसे हमने 2 दिन पहले इलेक्ट्रिक बाइक की डिस्कशन करी, लोगों के जहन में अभी वो ग्राफीन की बैटरी फंसी हुई है, वो 6 महीने वाली बैटरी फंसी हुई है कि हम उसी पे चलाएंगे तो हमारा तो बहुत बैटरी का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, और उससे आगे नहीं बढ़ रहे। बैटरी फोबिया तो हुआ हुआ है, इतना बुरा हाल हमारा हुआ हुआ है कि पहले हाइब्रिड सिस्टम भी इसीलिए नाम लगाते हैं, लगवाते हैं कि जी बैटरी का मसला है सारा। बैटरी और यहाँ भी यही मसला है, बाइक में भी जैसी बैटरी आती है ना, हमारे अंदर से नॉलेज निकलती है बैटरी के बारे में कि हमें ज्यादा पता है बैटरी वो 6 महीने में खराब हो जाएगी, कि वो तो बेकार चीज है। आप पेट्रोल डाल दो इसमें, आप डीजल डाल दो, आप मट्टी डाल दो, बैटरी नहीं डालो इसमें, क्योंकि बैटरी डालोगे तो वो बेकार है। ठीक है, एज एन एंड यूजर आपकी एक चॉइस है, आप लगे रहें उसी पे। पर आपकी सोच है, चॉइस तो नहीं है, एक सोच है जो कि कोई ठीक नहीं है दुनिया में। आप रिसर्च करें ना, आप देखें तो कि हो क्या रहा है, अब लोग किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लोग किस पे चला रहे हैं, अपने ट्रांसपोर्ट किस तरफ लेके जा रहे हैं, अपने एनर्जी सिस्टम्स को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो रिन्यूएबल से बिजली बना के बैटरीज में स्टोर करके इसी तरह ही आगे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। समझने के लिए आप समझ सकते हैं, और अगर आपने जानबूझ के एक अड़ी करनी है कि बैटरी बेकार है तो कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं, किसी का नुकसान तो नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं। चलिए वीडियो को रैप अप करते हैं। बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आप कितना एनर्जी में अपना रिलायंट होने की तरफ वर्किंग कर रहे हैं, कितना हो चुके हैं, कितना रहता है, क्या हर्डल्स है जो आ रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि एनर्जी डिपेंडेंस की तरफ जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट्स। आज के लिए थैंक यू।